हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ फॉर पढ़ने जीरो के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरपीएफ परीक्षा जो 10/2/2019 को हुई थी, इसका सेकंड पाली का पेपर है, जिसका जीएस का पार्ट हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बॉम्बे और कलकत्ता में नगर निगमों की व्यवस्था कब की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1726 में की गई थी। 1726 में चार्टर अधिनियम द्वारा बॉम्बे और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में नगर निगम स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। 1688 ईस्वी में इस तरह का नगर निगम मद्रास में पहले ही स्थापित किया जा चुका था, जो कि भारत का पहला नगर निगम था। 1726 के चार्टर अधिनियम के अनुसार प्रत्येक प्रेसिडेंसी में नगर निगम स्थापित होना था, जिसमें एक मेयर तथा 9 एल्डरमैन का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 है, क्रिकेट का खेल मूलतः किस देश से है? तो ये है इंग्लैंड से। क्रिकेट का संबंध मूलतः इंग्लैंड से है, जहां पर पहली बार इसके खेले जाने की संभावना सैक्सन या नॉर्मन टाइम्स के दौरान वेल्ड क्षेत्र में की गई थी। भारत में क्रिकेट खेले जाने का पहला औपचारिक रिकॉर्ड 1751 ईस्वी का है, जिसके पश्चात 1792 ईस्वी में कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई। विश्व में क्रिकेट का शासी निकाय आईसीसी दुबई है, जबकि भारत में क्रिकेट बीसीसीआई मुंबई द्वारा प्रशासित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों में स्थित शीतोष्ण वन कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 हो जाएगा। नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले वनों को 16 वन कहा जाता है, जिन्हें स्थानीय रूप से 16 के नाम से जाना जाता है। 16 शब्द तमिल के कोलाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ठंडा स्थान। इन वनों में मैग्नोलिया, लारेल, सिनकोना और बैटल जैसे वृक्ष पाए जाते हैं, जिनका आर्थिक महत्व होता है। दोस्तों, जो ये क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन ना दे करके आपकी इससे कोई पूछ ले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा तत्व कक्षीय तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं रहता है? तो ये हो जाएगा पारा। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल होता है। पारे का गलनांक -38.9 अंश सेल्सियस तथा क्वथनांक 356.7 अंश सेल्सियस होता है। पारा का रासायनिक चिन्ह Hg तथा परमाणु क्रमांक 80 है। पारे को क्विकसिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्विकसिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है C6H12O6। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, जो कार्बोहाइड्रेट का एक उपक्षेमी है। ग्लूकोज का उत्पादन पौधों तथा शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिक्रिया द्वारा किया जाता है। ये जो अभिक्रिया लिखी हुई है, सभी जीवों में ऊर्जा के उपापचय के लिए सबसे आवश्यक स्रोत ग्लूकोज है। उपापचय के लिए पौधों में ग्लूकोज को स्टार्च तथा अमाइलोपेक्टिन के रूप में तथा मनुष्य व जानवरों में ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित किया जाता है। 1747 ईस्वी में जर्मन रसायनज्ञ एंड्रियास मार्ग ग्राफ ने पहली बार किशमिश से ग्लूकोज को अलग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 1824 में कित्तूर में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये हो जाएगा रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर रियासत की रानी थी। 1824 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसके कुछ समय बाद इन्हें बंदी बना लिया गया था।
1829 ईस्वी में बेलहोंगल किले यानी बेलगांव की कैद में रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष 22 से 24 अक्टूबर के बीच कित्तूर में कित्तूर उत्सव मनाया जाता है। उन्हें कर्नाटक की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समान तापमान वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है, तो ये हो जाएगा आइसोथर्म कहलाती है। आइसोथर्म समताप रेखा, मानचित्र पर समान तापमान वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा। आइसोहाइट समवर्षा रेखा, मानचित्र पर एक निश्चित अवधि के में समान वर्षा वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा, इसे आइसोहाइट कहते हैं और जो है इसको आइसोथर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आइसोहाइलिन, ये समलवण रेखा इसे कहते हैं। समुद्र में समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ने के लिए मानचित्र पर खींची गई एक रेखा, ये आइसोहाइलिन कहलाता है। आइसोबार समदाब रेखा, मानचित्र पर समान दबाव वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है, आइसोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या गुलाबी क्रांति से संबंधित है, तो ये हो जाएगा झींगा। झींगा मछली जो है गुलाबी क्रांति से संबंधित है। स्वतंत्रता पश्चात भारत में नए पद्धतियों तथा तकनीकियों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र के विभिन्न उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया गया है, जिन्हें क्रांति के रूप में जाना जाता है। जैसे कि गुलाबी क्रांति ये मछली, झींगा और प्याज उत्पादन से है, और पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है, और काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की गणना कितने उद्योगों के संयुक्त मान पर आधारित होती है, तो ये 8 उद्योगों पर आधारित होती है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान देश में औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। IIP के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना में 8 प्रमुख क्षेत्रों के मदों का भार सर्वाधिक है, जो संयुक्त रूप से कुल मद भार का 40.27% निर्मित करता है। IIP में 8 प्रमुख क्षेत्र अपने घटते हुए मदभार क्रम में निम्नलिखित हैं: रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, उसके बाद स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक। इनका एक क्रम है घटते हुए क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किसी विशेष काल अवधि के दौरान देश की कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल राष्ट्रीय आय का मान कहलाता है, तो ये प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। किसी अर्थव्यवस्था में एक समय अवधि में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तु तथा सेवा के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसे साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNPFC को रूप में भी परिभाषित किया जाता है। राष्ट्रीय आय Y बराबर उपभोग व्यय C प्लस निवेश व्यय I प्लस सरकारी खर्च G प्लस निर्यात व आयात का अंतर X माइनस M। राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। 1925 के काकोरी कांड में निम्न में से कौन शामिल था, तो ये हो जाएगा अशफाक उल्लाह खां। काकोरी कांड यानी काकोरी ट्रेन एक्शन एक ट्रेन डकैती थी जिसमें सरकारी खजाने को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया था। यह घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में कार्यान्वित की गई थी।
इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र रायडी, चंद्रशेखर आज़ाद सहित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लगभग 10 क्रांतिकारी शामिल थे। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को काकोरी कांड में शामिल होने के लिए फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आधुनिक आवर्त सारणी में सोने यानी AU का परमाणु क्रमांक क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है 79। सोना एक तत्व है जिसका प्रतीक चिन्ह AU तथा परमाणु क्रमांक 79। यह एक आघातवर्ध तन्य चमकदार पीले रंग की धातु है। यह सबसे आघातवर्ध धातु है। यह ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। सोना आवर्त सारणी में वर्ग 11 तथा आवर्त 6 में स्थित एक उत्कृष्ट धातु है क्योंकि यह हवा के संपर्क में ऑक्सीकृत या क्षरित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जबकि न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। केंद्र शासित प्रदेशों का जनघनत्व इस प्रकार है, जैसे कि पहला दिल्ली का जो जनघनत्व है ये 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ का 9,258 प्रति वर्ग किलोमीटर है। पुदुचेरी का 2,547 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। दमन और दीव का 2,191 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप 2,149 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दादरा और नगर हवेली 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अंडमान एवं निकोबार 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नोट पॉइंट में है वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस प्रश्न की व्याख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रांतों में किस अधिनियम के तहत द्विशासन व्यवस्था की स्थापना की गई? तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। इम्पोर्टेंट फैक्ट में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। द्वैध शासन में प्रांतीय विषयों में को 2 सूचियों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का प्रशासन प्रांतीय गवर्नर और उसके कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत मंत्रियों द्वारा किया जाना था। आरक्षित में महत्वपूर्ण विषय जैसे कानून व्यवस्था, भू राजस्व तथा सिंचाई आदि शामिल थे। हस्तांतरित सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग तथा कृषि जैसे अन्य विषय शामिल थे। प्रांत में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर गवर्नर हस्तांतरित विषयों का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। साइना नेहवाल निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित हैं। साइना नेहवाल एक भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वह भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने बैडमिंटन विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान 2015 प्राप्त किया। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। साइना नेहवाल 2 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक 2010 और 2018 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 140। अनुच्छेद 140 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अंतर्गत निर्धारित उत्तरदायित्वों के प्रभावी निर्वहन हेतु संसद सर्वोच्च न्यायालय को आनुषंगिक या सहायक शक्तियां प्रदान कर सकता है। इस प्रकार की प्रदत्त आनुषंगिक शक्ति संविधान के किसी अनुच्छेद से असंगत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17।
आइसोहाइट किस विशेषताओं वाले क्षेत्र को दर्शाती है? तो ये हो जाएगा समान माध्य वार्षिक वर्षा। किसी मानचित्र पर एक निश्चित अवधि में समान वर्षा प्राप्त करने वाले बिंदुओं यानी स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी खेल या शारीरिक गतिविधि में भाग लेने से पहले निम्न में से कौन सी क्रिया की जाती है? तो ये हो जाएगा वार्म अप करना। वार्म अप एक व्यायाम है जिसे किसी गहन व्यायाम, खेल, नृत्य या स्ट्रेचिंग से पहले किया जाता है। वार्म अप से शरीर की हृदय गति, रक्त संचार व तापमान आदि बढ़ जाता है, जिससे मांसपेशियों को दर्द या चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। वार्म अप द्वारा शरीर को कठिन गतिविधियों के लिए तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पाला और दसकठिया लोक संगीत परंपरा का संबंध कहाँ से है? तो ये हो जाएगा ओडिशा से। पाला लोक नृत्य तथा दसकठिया लोक संगीत परंपरा उड़ीसा से संबंधित है। यह लोक नृत्य मूलतः सत्यपीर पंथ से जुड़ा हुआ है, जिसमें 5 से 6 लोग एक समूह में नृत्य का प्रदर्शन सत्यपीर के देवता को जगाने के लिए करते हैं। इसमें संगीत हेतु मृदंग तथा झांझ जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। दसकठिया लोक नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा के गंजाम जिले से हुई है। दासा का अर्थ भक्त तथा काटिया एक वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग नृत्य प्रदर्शन के दौरान किया जाता है। एल्कोहल वाले पेय पदार्थों में मुख्य सामग्री होती है, तो ये हो जाएगा एथेनॉल। एल्कोहल वाले पेय पदार्थों में मुख्यतः एथेनॉल होता है, जिसे एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है। यह एक रंगहीन, वाष्पशील तथा ज्वलनशील तरल है, जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH है। एथेनॉल का उत्पादन गन्ना, मक्का तथा गेहूं के किण्वन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। एथेनॉल का प्रयोग मादक पेय पदार्थों के अतिरिक्त एंटीसेप्टिक तथा कीटाणुनाशक के निर्माण में भी तथा गैसोलीन मिश्रण में भी इसका प्रयोग होता है। निम्न में से क्या एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ये संवैधानिक संस्था नहीं है। निम्न में से कौन सा तीस्ता नदी का स्रोत है? तो ये हो जाएगा जेमू हिमनद। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम के हिमालयी क्षेत्र में स्थित जेमू ग्लेशियर से होता है। तीस्ता नदी सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां यह जमुना ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार किसी विधेयक को लेकर जब संसद के दोनों सदनों में असहमति हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक संयुक्त बैठक के लिए आहूत करता है। ऐसे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष या उनकी भी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लाइपेज का कार्य होता है, तो ये हो जाएगा पायसीकृत वसा को खंडित करना। लाइपेज एक प्रकार का पाचक एंजाइम है जो शरीर में वसा को पचाने में मदद करता है। लाइपेज ट्राइग्लिसराइड्स के हाइड्रोलिसिस में मदद करता है, जिसके द्वारा वे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। लाइपेज मुख्यतः अग्नाशय में बनता है, परंतु अल्प मात्रा में यह लाल ग्रंथियों और अमाशय में भी बनता है। लाइपेज पायसीकृत वसा को तोड़कर आंतों में अवशोषित होने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से क्या उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी वाले वृक्ष का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा महोगनी। निम्न में से क्या एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है? तो ये हो जाएगा बेरिंग जलसंधि।
बेरिंग जलसंधि एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करने वाली जलसंधि है जो इसके उत्तर में स्थित आर्कटिक सागर को दक्षिण में स्थित बेरिंग सागर से जोड़ती है। इस जलसंधि के पूर्व में रूप का चिकोत्का स्वायत्त क्षेत्र तथा पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का प्रांत पड़ता है। मृत सागर जॉर्डन व इजराइल के मध्य एक लवड़ी झील है। सेंट लॉरेंस कनाडा उत्तरी अमेरिका के ओंटारियो झील से निकलने वाली नदी है जो उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। नागार्जुनी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा बिहार में स्थित है। नागार्जुन की गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित हैं। नागार्जुनी पहाड़ियों पर स्थित हैं जिनका निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने 232 ईस्वी पूर्व में आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए करवाया था। इनमें 3 गुफाएं शामिल हैं, गोपिका गुफा, वादिथिका गुफा और वापियका गुफा। नागार्जुन की गुफाएं बराबर की गुफाओं के समीप 1.66 किलोमीटर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। सामान्य प्रकुंचन दाब होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा Hg का 120 mm। रक्त प्रवाहित होते समय वाहिकाओं के झिल्ली दीवार पर जो दाब लगता है उसे रक्तदाब या रक्तचाप कहते हैं। जब हृदय रक्त को धमनी में पंप करता है तो यह दाब अधिक होता है, इसे प्रकुंचन दाब कहते हैं। जब हृदय को धड़कनों प्रकुंचन के मध्य आराम करता है तो धमनी के दीवार पर लगने वाला रक्तदाब कम होता है, जिसे आकुंचन दाब कहते हैं। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm तथा Hg का सामान्य आकुंचन दाब लगभग 80 mm Hg होता है, जिसे 120 प्रति 80 मिमी Hg से प्रदर्शित किया जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान किस नाम से लोकप्रिय थे? तो ये हो जाएगा फ्रंटियर यानी सीमांत गांधी इनको बोलते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम सीमा प्राप्त के एक अहिंसक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें बादशाह खान तथा फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमत गार सर्वेंट ऑफ गॉड आंदोलन की शुरुआत की जो गांधी जी के अहिंसक आंदोलन से प्रेरित था। इस आंदोलन के समर्थक लाल शर्ट पहनते थे, इसलिए इसे लाल कुर्ती या रेड शर्ट आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सेंधा नमक का अपवर्तनांक होता है तो ये 1.54 होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक एक नियतांक है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस माध्यम के में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक मान सामान्यतः निर्वात के सापेक्ष मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या खाली स्थान निर्धारित की गई है तो ये हो जाएगा 250। राज्यसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है, जिनके अनुसार राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। 250 में से 238 सदस्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधित्व करते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान राज्यसभा सदस्यों की 245 है, संख्या 245 है, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों का और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ किस देश को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1775 से 83 ईस्वी के पश्चात विभिन्न राज्यों ने आपसी सहमति से अमेरिकी संघ का निर्माण किया। इस संघ का विनाश न तो अब अमेरिकी संघ के राज्य कर सकते थे और न ही राज्यों का विनाश संघ द्वारा किया जा सकता था। इसलिए अमेरिकी संविधान में से
देश के लिए अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ वाक्य का प्रयोग किया गया। वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत को विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ बताया है। किसका जन्म दिवस भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा ध्यानचंद। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की स्मृति में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस मनाने का एक उद्देश्य लोगों के बीच खेलों के प्रति जागरूकता फैलाने तथा खेल भावना के विकसित करना भी है। इस दिन खेलों से संबंधित विभिन्न पुरस्कार जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार इत्यादि का भी वितरण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी की टीम में स्थानापन्न खिलाड़ियों को छोड़कर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये होते हैं 7। कबड्डी में 2 टीमें होती हैं जिनमें से प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। इन 12 में से 7 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं और 5 खिलाड़ी आरक्षित तथा स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में होते हैं, जो मैच में सक्रिय खिलाड़ियों के घायल होने पर उनकी जगह लेते हैं। कबड्डी खेल कुल 40 मिनट का खेल होता है, जिसे 2 हाफ 20-20 मिनट के रूप में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चालकता की एसआई मात्रक है? तो ये सीमेंस हो जाएगा। किसी पदार्थ द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता की माप को पदार्थ की चालकता कहते हैं। पदार्थ की चालकता का एसआई मात्रक सीमेंस या साइमन्स प्रति मीटर होता है, जिसे ग्रीक अक्षर सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। चालकता का एक पुराना मात्रक म्हो भी है। विद्युत चालकता विद्युत प्रतिरोध के विपरीत होता है, यानी सिग्मा विद्युत चालकता बराबर 1/1 म्हो विद्युत प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किसी स्थान पर भौगोलिक माध्यान्ह रेखा को चुंबकीय माध्यान्ह रेखा के मध्य कोण कहलाता है? तो ये हो जाएगा दिक्पात कोण। किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर देशांतर रेखा के मध्य न्यून कोण को चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय संघ का 17वां राज्य बना? तो ये हो जाएगा हरियाणा। 1965 में पंजाब विभाजन के लिए तत्कालिक लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति का गठन किया गया। 1 नवंबर 1964 को पूर्वी पंजाब को विभाजित कर हरियाणा को भारत के 17वें राज्य के रूप में गठित किया गया। पंजाब हरियाणा का सीमांकन पंजाब सीमा आयोग के सिफारिशों के अनुरूप किया गया, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जयंतीलाल छोटे शाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। किसी कार्य संपादन से पूर्व सदन में अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या किस शब्द द्वारा दर्शाई जाती है? तो ये हो जाएगा गणपूर्ति। किसी सदन के संचालन के लिए आवश्यक होती है गणपूर्ति या कोरम कहलाती है। संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद के किसी भी सदन की गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख जल स्रोत करार दिया गया था? तो ये हो जाएगा 10वीं योजना। भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के मध्य अटल बिहारी वाजपेयी तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कार्यान्वित की गई थी। 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी तथा न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना था। इस योजना में कृषि के विकास को योजना के मूल तत्व के रूप में निर्धारित करने के लिए कहा गया, क्योंकि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी है, इसलिए कृषि के विकास को लिंग निरपेक्ष विकास हेतु तो आवश्यक माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 19वीं शताब्दी में निम्न में से किस नेता ने पूना सार्वजनिक सभा का आयोजन किया था? तो ये हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। कढ़ाई की कला मुकेश मूलतः किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मुकेश या मुकैश कपड़ों को सजाने या अलंकृत करने हेतु कढ़ाई का एक प्रकार है, जिसमें धातु के तार की पट्टियों से कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है। इस कला की उत्पत्ति अवध क्षेत्र के लखनऊ के आसपास से मानी जाती है, जो नवाबों के काल में काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी।
ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये हो जाएगा 1979। एक केंद्र प्रायोजित योजना थी जिसे 15 अगस्त 1979 को शुरू किया गया था। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल परिवार के 18 से 35 वर्ष के वर्ग के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी व व्यावसायिक कौशल प्रदान करना था। इस योजना को वर्ष 1999 में षड्यंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर खालिस्तान में लेपाक्षी में स्थित है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के लेपाक्षी गांव में स्थित है। इसका निर्माण 16वीं सदी के विजयनगर साम्राज्य में दो भाइयों वीरन्ना तथा वीरपन्ना द्वारा किया गया था, जो अच्युत राय के शासन में पेनुकोंड के गवर्नर थे। यह मंदिर कुर्मासैलम पहाड़ी पर बना हुआ है, जहां ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। यह एक विशाल नंदी बैल भी है। इस मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों के अंतरिम सूची में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। बाल्को भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी थी, जिसकी स्थापना वर्ष 1965 में भारत के पहले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में हुई थी। वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा इसके 51% शेयरों का विनिवेश वेदांता लिमिटेड की सहायता कंपनी स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कर दिया गया। बाल्को का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि प्रमुख औद्योगिक संचालन कोरबा छत्तीसगढ़ से होता है। वॉलीबॉल खेल में रेफरी एक पीला कार्ड दिखा कर क्या संकेत करता है? तो ये हो जाएगा चेतावनी। विभिन्न खेलों में पीले रंग तथा अन्य कोई रंग के पेनाल्टी कार्ड रेफरी या अंपायर द्वारा जारी किए जाते हैं, जो खिलाड़ियों या कोच को चेतावनी देने या निलंबित करने के लिए एक संकेत होते हैं। पीला कार्ड कई खिलाड़ियों को उनके मामूली कदाचार या नियम उल्लंघन हेतु चेतावनी स्वरूप जारी किया जाता है। पीला कार्ड प्राप्त कर चुके खिलाड़ी द्वारा पुनः कदाचार करने या किसी खिलाड़ी द्वारा गंभीर कदाचार या नियमों के गंभीर उल्लंघन करने पर उसे लाल कार्ड दिया जाता है, जो पेनाल्टी या निष्कासन का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, मुद्रास्फीति में खाद्य उत्पादों और खालिस्तान को छोड़कर सभी उत्पादों को और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि शामिल होती है। तो ये हो जाता है ऊर्जा। कोर या प्रमुख मुद्रास्फीति की गणना में ऐसी वस्तुएं को बाहर रखा जाता है जिनमें अचानक और अल्पकालिक मूल्य परिवर्तन की संभावना होती है, जैसे खाद्य और ऊर्जा। हेडलाइन मुद्रास्फीति का एक समग्र आंकड़ा होता है, जिसकी गणना में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों को भी शामिल किया जाता है। कोर मुद्रास्फीति को हेडलाइन मुद्रास्फीति की तुलना में दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के रूप के लिए बेहतर संकेत माना जाता है। निम्न में से किस प्रस्ताव के तहत मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे सकती है? तो ये हो जाएगा संसद में पारित अविश्वास प्रस्ताव। जब लोकसभा में विपक्ष पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन की सरकार अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है, तो इसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव का आधार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) है। इसमें कहा गया है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अविश्वास प्रस्ताव को लाने की प्रक्रिया लोकसभा कार्य संचालन नियमावली के नियम संख्या 198 में वर्णित है, जिसके अनुसार इस प्रस्ताव के अनुसमर्थन में 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत के निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो ये हो जाएगा गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक केंद्रीय आतंकवादी विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जांच करने हेतु अधिकृत है। एनआईए का गठन 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के पश्चात
एक संसदीय विधान राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के माध्यम से किया गया। NIA को गृह मंत्रालय से लिखित उद्घोषणा के तहत राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हो जाएगा सूरत में आयोजित हुआ। 1907 में राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां वार्षिक अधिवेशन सूरत में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन में उत्तरवादियों तथा अतिवादियों के अध्यक्ष पद तथा अधिवेशन के स्थान को लेकर मतभेद था। अधिवादी अध्यक्ष पद पर लाला लाजपत राय को तथा अधिवेशन नागपुर में संपन्न कराना चाहते थे। इसके अतिरिक्त वे स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन तथा राष्ट्रीय स्वेच्छा के समर्थन में प्रस्ताव पारित कराना चाहते थे। उत्तरवादियों ने इन सभी मांगों को नकार दिया तथा इस अधिवेशन को सूरत में संपन्न कराया और अध्यक्ष रास बिहारी घोष को चुना। इस कारण से कांग्रेस का विभाजन इन दोनों गुटों के मध्य हो गया, जो वर्ष 1916 तक अलग अलग बने रहे। निम्न में से कौन सा जल संसाधनों की कमी से खालिस्तान संबंधित है? तो ये हो जाएगा जलीय संकट। एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोगी की मांगों को पूरा करने हेतु जल संसाधनों की कमी को जल संकट कहते हैं। मनुष्य हेतु उपलब्ध जल संसाधनों में मुख्यतः नदी, वर्षा जल, भूमिगत जल इत्यादि है। अविवेकपूर्ण उपयोग, जलवायु परिवर्तन तथा वर्षा जल संचयन अभाव से जल संकट की समस्या उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने RPF का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसके GS का पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपकी वीडियो से हेल्प मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।